खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। मुद्दे और माहौल, ये दो ऐसे विषय हैं जिनको लेकर काफी चर्चा की जा रही है। पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहा जा रहा था कि एक लहर है जिसने पूरे चुनाव को जीत दिलवाई और ये लहर एक तरह से माहौल की तरह काम की। इस बार भी कई मंचों से माहौल की बात कही जा रही है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि एक बार फिर वही माहौल है और इसी से हमको जीत मिलेगी। वहीं विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल है और इस वजह से विपक्ष को जीत मिलेगी। लेकिन सबके बीच मुद्दे कहां हैं और क्या इस बार जीत का आधार मुद्दे होंगे या फिर माहौल? माहौल के बीच क्या मुद्दों को भुला देना चाहिए और माहौल ही क्या जीत का और चुनाव का आधार होना चाहिए? ये एक विश्लेषण का विषय है। थोड़ा सा इस पर नजर डालने की कोशिश करेंगे और मुद्दे क्यों गौण हो गए माहौल के बीच, उस पर भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी इस चर्चा में हिस्सा बने हैं। बीजेपी से हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारीक जी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। राजकुमार जी, सबसे पहले आपसे, क्योंकि बीजेपी वाले अभी आए नहीं है, जुड़े तब तक आपसे एक सवाल लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि सत्ता पक्ष तो कह रहा था पिछली बार से, उसने कहा मोदी की लहर और इस बार वापस वही माहौल, इस वजह से हम जीतेंगे। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि विपक्ष भी अब उसी बात को उसी नजरिए से देख रहा है और ये कह रहा है कि अब मुद्दों की नहीं, चूंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल है इस वजह से हमको जीत दर्ज होगी। मुद्दे अब विपक्ष भी गौण कर रहा है। देखिए प्रभात जी, विपक्ष तो मुद्दे गौण नहीं कर रहा है। देश में जो इस वक्त माहौल बन चला है, आप सब देख रहे हैं, पूरी देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कहते हैं, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये किस टाइप की पॉलिटिक्स हो रही है, बड़ी सोचने का विषय है। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने पूरे देश में किस तरह का वातावरण बनाया है। वो अपने आप को विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को खत्म करने में लगे हुए। सरकारी एजेंसियों का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तमाम तरह के जो वातावरण है। बात कर रहे थे महंगाई की, बात कर रहे थे बेरोजगारी की, बात कर रहे थे काले धन की, बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, बात कर रहे थे परिवारवाद की, और वो तमाम मुद्दे हटा करके कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं जिनको ये परिवारवादी कहते हैं उनको ज्वाइन कर लो। कोई भ्रष्टाचार पूरे देश में कहीं भी कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। ये सब जो वातावरण चल पड़ा है, ये क्या है? ये क्या संदेश देना चाह रहा है? विपक्षी पार्टियों का अपमान करो। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, हमारी नेता थी, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे, तो उनको भी सम्मान करने की बात कहा करती थी इंदिरा गांधी हमको। अब उस जमाने में कितना सम्मान होता था, एक दूसरे के घर जाते थे, चाय का कप पीते थे, चाय पीते थे, चाय नाश्ता होता था, गप्पे शप्पे होते थे, एक दूसरे के विधानसभा में, दफ्तर में आना जाना सब लगा रहता था। बड़े प्रेम भाव के साथ पॉलिटिक्स होती थी। चुनाव आना जाना हार जीत सब लगी रहती है। लेकिन ये किस तरीके का वातावरण बन गया है, तो ये वातावरण खत्म होना चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मुद्दा विहीन पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। बीजेपी का जो नया नाम जो चल पड़ा है आजकल, बीजेपी का मतलब भारी जोड़ो पार्टी। बीजेपी के राष्ट्र नेता, बीजेपी के हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सब कह रहे हैं कि बूथ लेवल तक तोड़ो। ये सब क्या परंपराएं चल रही है? बैंकों को सीज कर दो। 15-20 दिन का, 1 महीने का चुनाव होता है, वो चुनाव भी ईमानदारी से लड़ ले, नहीं दिया जा रहा विपक्षी पार्टियों को। तो ये वातावरण जो गलत है। अब वो बीजेपी डर क्यों रही है? किससे डर रही है? जब वो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व का ताकतवर नेता मानते हैं और 400 पार की बात कहते हैं। जब आप 400 पार का टारगेट लेके चल रहे हो, फिर घबरा किससे रहे हो? एक अच्छा चुनाव होने दीजिए। हार जीत फिर मैं कह रहा हूं होती रहती है, लेकिन इस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे, विपक्षी पार्टियों को खत्म करेंगे, तो फिर देश कैसे चलेगा? और देश एक ही तरफ जा रहा है और एक तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं देशवासियों से भी अपील करूंगा, देश की बहबूदी के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की तरक्की के लिए आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आइएगा, विपक्ष के साथ आइएगा। जी, श्याम जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बीजेपी को राजनीति करना सिखा दिया। बीजेपी कहती है कि हमने विपक्ष को राजनीति करना सिखा दिया। कांग्रेस कहती है कि हमने बीजेपी को राजनीति करना सिखा दिया। गारंटी शब्द हमारा चुरा लिया, उसको बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। राजनीति एक दूसरे को सिखाई तो जा रही है, लेकिन इसमें वही किस तरह की राजनीति सिखाई जा रही है? अभी आपने देखा होगा सियासी मंच जो भी इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या किसी दूसरे राजनीतिक दल की बात करें, वहां पर सड़क को लेकर या फिर ये कहें कि सुविधाओं को लेकर, नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ना तो कोई आंकड़े रखे जा रहे हैं और ना किसी तरह की कोई बात कही जा रही है। इवन भगवान की तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अब हमें अस्तित्व बचाने को लेकर लड़ाई लड़नी है। अस्तित्व किसका? राजनीति का या फिर लोगों का, लोगों के मुद्दों का? कि प्रभात जी, जीत सबसे बड़ा लक्ष्य है सबका। हारना तो कोई चाहता ही नहीं है। अब जीत कैसे सके,
अब देखिएगा, आप बीजेपी टोटल कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है ये, और फिर वो कह रही है 400 पार, 370 की बात करती है। वो लड़ रही 417, 18 पे चुनाव लड़ रही है, बाकी पे सहयोगी दल लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 400 पार कैसे होगी? लक्ष्य जरूर है, बड़ा रख रखा है उन्होंने। कांग्रेस भी कितने पे लड़ रही है चुनाव? 238 या 236 पे जो भी चुनाव लड़ रहे हो। फिर आप घोषणा पत्र ला रहे हो अपना, 5 न्याय दे रहे हो और 25 गारंटी दे रहे हो। अब गारंटी किस आधार पे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो? आपकी गारंटी को मानेगा कौन? क्योंकि आप भी अलायंस में हो। आप होता तो मिनिमम प्रोग्राम लाके कहते कि हम सब मिलकर के ये प्रोग्राम देश में लाएंगे, हमको पार्टी सत्ता में लाओ। अब कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं अकेली। कांग्रेस की गारंटी को मानेगा कौन? आप और गारंटियां इस प्रकार की दे रहे हो कि आपकी इकोनॉमी इतना पैसा है क्या? पता नहीं किस तरह की स्थितियां हो गई, सत्ता आने के बाद किस प्रकार से मैनेज होगा, क्योंकि 5 साल का टाइम होता है। लास्ट में जाके मालूम करो 2-4 चीजें तो लास्ट में दो जिसपे खर्चा ज्यादा पड़ रहा हो। जिस प्रकार की माहौल है, अब आप बार बार कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है। अब देखिए, जातिवाद मुद्दा है बड़ा। अब मुद्दे वो नहीं है विकास मुद्दा क्या होगा, कौन क्या करेगा। जातिवाद, अभी राजस्थान में तो मैं देख रहा हूँ जातिवाद अत्यधिक रूप से सामने उभर के सामने आ रहा है कि ये जाति देगी नहीं देगी। और मैं तो देख रहा था कि कांग्रेस के कितने लोग जाएंगे, आज भी चले गए। इनके पदाधिकारी पता नहीं क्यों जा रहे हैं कांग्रेस में। अब जब तक था मलाई थी, जब रुकने की बात कर रहे थे, अब मलाई खत्म हो गई, अब क्योंकि छाछ रह गई, खट्टी हो जाएगी, इसलिए चलो छोड़ो वहीं पे चलो। वहां दूध में भी रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मलाई आएगी नहीं आएगी, दूध तो रहेगा कम से कम। और फिर कम से कम रुतबा तो रहेगा कि हम भाजपा के हैं, क्योंकि ईडी और आयकर और पता नहीं क्या क्या पीछे लगता है, और लगने से रह जाएगा कि भाई ये तो अपना ही है, इसको छोड़ो। तो देखिए जो स्थिति आप राजस्थान में देखिए, पेपर लीक का मामला बड़ा भारी था। पेपर लीक में किनको पकड़ा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? हाँ, पकड़ने की बात आज ही क्यों हो रही है? इससे पहले भी की जा सकती थी। देखिए आप सुरेश ढाका को लाने में सफल नहीं हुए, अब 3 साल 3 महीने तो हो गए। अब देखिए जिस पर, और सुरेश ढाका क्या पता चुनाव से पहले पकड़ा जाए तो क्या बनेगा स्थिति, मुझे नहीं पता कौन को पकड़ा जाएगा, कौन को किया जाएगा। एक बहुत तरह का माहौल किस तरह का बन गया है। प्रधानमंत्री को 3 बार आ गए, 3 बार और आने वाले हैं। इसका मतलब एक चुनावी दौर में हमारे पास 6 बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पहले लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में 1 बार या 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री का कांग्रेस के टाइम में तो दौरा होता ही नहीं था। और दौरा भी होता था तो बुद्धि प्रकोष्ठ का होता था, बुद्धिजीवी लोगों को बुला करके। मैंने तो देखा जब मनमोहन सिंह आते थे तो क्या है वो आपकी प्रबोध क्या है, सबोध सुबोध कॉलेज का ग्राउंड है छोटा वाला, जिसमें 400-500 लोग आते, उसमें बुलाए जाते थे। या रामलीला मैदान में होती थी उनकी मीटिंग। तो पहले वाला और अब वाले में बहुत अंतर आ गया। प्रधानमंत्री तो पूरी तरीके से, जैसे इस बार 6 बार आ चुके तो अगली बार भी 5 या 6 बार आएंगे। तो प्रधानमंत्री के माध्यम से जीतने का अगर दबदबा है, तो राजस्थान में फिर लीडरशिप की कमी हो गई है। वसुंधरा राजे कहीं दिखती नहीं है, और अशोक गहलोत तो अपने पुत्र को जिताने के लिए राजकुमार जी वो वही बैठ गए। कल भी बताते उनका गला वाला खराब हो गया था। पत्नी भी है और बेटा भी, और हो गया बेटी है, और दादी दादी पोती और बहू और बेटा तो है ही, और सब लगे हुए हैं। वो उनको बाहर की चिंता ही नहीं है। उनको कह रहे कि मेरा बेटा नहीं जीता तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार अपने तौर तरीके अपना रहे, वो जाकर के प्रवासियों के साथ वो भी कह रहे हैं झोली भर दो तो हम अपनी झोली को सही सलामत रख पाएंगे। तो ये सब बातें पहली बार जिस प्रकार की राजनीति देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस घूम तो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं घूम पा रही है जैसे बात हो रही है। भाई अलायंस किया तो आपने किस तरह का अलायंस किया? राजकुमार जी आपके पक्ष में गया क्या अलायंस? अब देखिए, अब ये भारत आदिवासी पार्टी को कह रहे हैं हम समर्थन कर रहे हैं आपका, हम तो आप मानो नहीं मानो हम तो आपके साथ हैं। और वो कहे, नहीं 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 हमारे कोई लेना देना नहीं, हम तो आपका खिलाफ काम करेंगे। ये कैसा गठबंधन, किस प्रकार की स्थिति है? तो अशोक गहलोत तो मेंबर थे और मुकुल वासनिक कन्वीनर थे, तो इस प्रकार का गठबंधन करने की स्थिति क्यों रही? और अब गठबंधन कर लिया तो आपके कैंडिडेट आपके पक्ष में नहीं है, कहाँ चले गए, कैसे चले गए? वो नॉमिनेशन नहीं ले पाए। तो डमी कैंडिडेट भी अगर इस तरह की स्थिति कर रहे तो कांग्रेस की फजीयत करने का काम बांसवाड़ा डूंगरपुर में आपने देखा। इसके अलावा आप देखिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी अपने यहाँ मोरिया बिठाना भूल गए। बाकी जगह सब जगह बिठा रहे हैं और नचा भी रहे और खुद भी नाच रहे, कह रहे मोरिया बोलेगा। खुद का मोरिया का तो दूसरा मोरिया बिठा दिया। वो मोरिया बोलेगा नहीं बोलेगा वो तो वो उसकी मर्जी पे है। तो देखिए किस प्रकार की स्थिति करना चाहते हैं। अब देखिए हनुमान बेनीवाल ने जब उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात की, प्रभारी को जब उल्टा सीधा कहा, तो प्रभारी ने 3 जनों को निलंबित करा 6 साल के लिए।
और या निष्कासित किया। तो ये जब कांग्रेस में आपके गठबंधन वाले लोग इस तरह के हावी हो गए कि आप कांग्रेस वाले किस तरह की स्थिति करना चाहते हैं। हम तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ वो कितना आ रहे हैं, अमराराम कितनी जगह घूम के गए, या नारायण वो क्या हनुमान बेनीवाल आपको कितनी जगह फायदा दे पाए। ये है कि आप आपके वो उसके लोग आपको विरोध नहीं करें, आप इस तरह की स्थितियां करना चाहते हैं। इसका मतलब अलायंस भी हुआ तो सही, लेकिन अलायंस का जो फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए था नहीं मिला, ये मुद्दा अलग बन गया। अब हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब चीजें जब हो रही है, सारी चीजें हो रही, तो इसका मतलब है अलायंस भी किया तो फायदे का सौदा नहीं है, क्या नुकसान का सौदा बन रहा है। अब बांसवाड़ा डूंगरपुर में देखिएगा, बीजेपी का तो कैंडिडेट था, आप ही का कैंडिडेट, आप ही का जीता हुआ विधायक था, वहां चला गया, वो आप ही की खिलाफत करके देखिए, उनको आप कब्जे में करके के वो किस तरह की माहौल करना चाहता है, किस तरह की स्थिति करना चाहती है। अभी उदयपुर से हटे नहीं वो, और बाकी जगह 5 जगह और है, देखिएगा अब चित्तौड़ में क्या स्थिति करेंगे वो देखिए नुकसान दोनों को पहुंचाएंगे, आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। सवाई माधोपुर, जालूसरो में, पाली में, ये सब 5-6 जो स्टेट में एक आदिवासी पॉकेट है, वो किस तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रकार से देखिए कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाने में सक्षम, केवल मैं तो देख रहा था इस बार तो सचिन पायलट जरूर घूम रहे हैं कई जगह पे, हुडला भी को कह रहे हैं कि भाई कहो वादा करो, तो हरवाड़ा कह रहा है कि मैं तन मन धन से सचिन पायलट के साथ जिंदगी भर रहूंगा। उससे पहले नहीं था, उसके पहले अशोक जी के साथ था। तो देखिए परिस्थितियां किस प्रकार का बदलाव लेना चाहती है, किस प्रकार की स्थिति करना चाहती है। इसलिए मुद्दे कौन हो गए दोनों पार्टियों में, जातिवाद हावी हो गया है दोनों तरफ, माहौल प्रधानमंत्री जी का कहलाते हैं और बाकी का माहौल तो है ही नहीं। और प्रधानमंत्री का माहौल तो देखिएगा, विधानसभा के चुनाव हम देख चुके हैं कि वो 115 ले पाए, पूरी तो नहीं ले पाए 160। वसुंधरा राजे रूठी बैठी है, अभी कुछ नहीं जाना चाहती, आना नहीं चाहती, ना जाना चाहती है। तो हमारे यहाँ जिस तरह की स्थितियां आनी चाहिए थी, हमारे केंद्रीय मंत्री कहीं दूसरी जगह चुनाव लड़ने की जगह खुद का बचाने में लगे, हम हार नहीं जाए, कहीं जा ही नहीं रहे, स्टार प्रचारक जरूर बने। जी तो देखिए माहौल तो बीजेपी जो कह रही है कि हम जीत रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो ना केंद्रीय मंत्रियों से कि आपकी भूपेंद्र यादव जी आप बाहरी कहलाने लगे हो, आपको अलवर में कौन पूछ रहा है। और गजेंद्र सिंह शेखावत को जो स्थितियां देखिए, लोकल जो देख करके इन्होंने बवाल तो पैदा कर दिया, चाहे भले कुछ भी अर्जुन लाल मेघवाल की स्थिति भी ठीक हो सकती है, लेकिन जो मेघवाल इनका है, गोविंद राम मेघवाल, क्योंकि बीजेपी का ही है वो मूल रूप से, कांग्रेस का तो अब है। कुल तो ये मिलाकर सब ये है माहौल कि माहौल बचाने के लिए मुद्दों को मतलब मुद्दों पर बात तो तब की जाए जब माहौल थोड़ा सा सही लगे। खैर हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक जी भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, बीजेपी का अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया। घोषणा पत्र मुद्दों को लेकर जो तैयार किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आपके नेता, कुछ नेता ऐसे हैं जो भाषण नहीं देते और सिर्फ इतना सा कहते हैं कि अब मैं क्या बोलूं, 400 पार लेकर जाना है और बस राम मंदिर बना दिया और इसके अलावा मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं और इसी पर आपको वोट करना है। मुद्दे की बात कहीं नहीं की जा रही और मुद्दों की बात तो तब होगी ना जब आपका घोषणा पत्र भी सामने आएगा। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ माहौल बनाकर या माहौल को लेकर ही आगे करके और चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ा जा रहा है, अभी भी जब घोषणा पत्र ही चालू नहीं हुआ, उनका तैयार नहीं हुआ बनकर, तो मुद्दे कहां और किस प्राथमिकता से आप बीजेपी लेकर आएगी? संबद्ध तरीके से समय पर घोषणा पत्र जारी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जनता के द्वारा बनाया गया घोषणा पत्र, जनता की बातों को लेकर बनाया गया जो घोषणा पत्र में झूठ का पुलिंदा नहीं है। क्योंकि लोगों को मोदी पर विश्वास है, मोदी गारंटी पर विश्वास है, मोदी गारंटियों को भी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। ये सब बातें तय। अभी आप कहते हैं सिर्फ राम मंदिर मुद्दा नहीं है, कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे, ऐसा भी नहीं है। विकास की लंबी गाथा, राम मंदिर तो बन गया, अब उसको मुद्दा कैसे बनाया? वो तो बन चुका। बात तो सुनिए, आप बीच में टोक देते हैं कभी। राम मंदिर निश्चित रूप देश का स्वाभिमान का प्रतीक है, उसको बनाने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले मैनिफेस्टो में 1980 में राम मंदिर बने इस बात को शामिल किया था, शायद हिंदुस्तान की पहली पार्टी जिसने इसको शामिल किया और राम का मंदिर बना, तो सबसे ज्यादा खुशी यदि किसी को तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को। चूंकि हम सुना करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बन गया, मंदिर बन गया। चूंकि ये विषय अलग हो गया, अब मैं आज यहाँ बात दूसरी बातें करूं, चूंकि आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, ये धारा 370 हटाने का मुद्दा, तो कश्मीर का धारा 370 हटाकर इस देश के मान और सम्मान और स्वाभिमान को, कश्मीर के मुकुट को, हमें स्वाभिमान को बचाने का काम किया, तो धारा 370 हटाकर किया है। जनधन खातों के माध्यम से एक एक
परिवार का खाता खोलने का काम किया, जिस सीधी सब्सिडी से खाते पहुंचे काम किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। यदि स्वच्छता के माध्यम से शौचालय देने का काम किया है, महिलाओं की अस्पताल की रक्षा करने का काम किया है, तो माननीय मोदी जी ने किया है। यदि हमने किसानों की किसान निधि देने का काम किया तो किसानों को जिस प्रकार किसान निधि देकर हमने उनकी आय को बढ़ाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। यदि आयुष्मान के माध्यम से लाखों लाखों लोगों को चिकित्सा मुहैया कराने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। यदि पीएम आवास के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को आवास देने का अलग अलग चीजें हैं, सरकार ने किया है। ये दो अलग अलग चीजें नेशनल हाईवेज बनाने का काम किया तो भारतीय दो चीजें अलग अलग हैं, समझे नहीं आप पारिक साहब? ये दो अलग अलग चीजें। आप जो बता रहे हैं वो रिपोर्ट कार्ड है और मैनिफेस्टो जो है वो आप क्या करेंगे वो है। ये तो आप सारी वो चीजें गिना रहे जो कि आपके उपलब्धियां नहीं है। मैनिफेस्टो में तो उनका जिक्र किया जाएगा ना, जो आपका विजन होगा, तो विजन की बात। विजन डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी जारी होगा भारतीय जनता पार्टी, आप इंतजार तो करिए। ये कांग्रेस वाला हमारा ऐसा नहीं कि लाकर के जयपुर में लाकर के न्याय यात्रा के नाम पर निकाल दिया, जो झूठ का पुलिंदा है। न तो नोमन तेल होगा, राधा नाचेगी, न तो राज आने वाला है, और कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिख दो। जो लोग 235 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो देश भर में, वे कैसे राज की कल्पना कर सकते? वह इंडी गठबंधन घोषणा पत्र होता तो मैं फिर भी मान लेता कि इंडी गठबंधन घोषणा पत्र है, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। और उस पार्टी घोषणा पत्र में हिंदुस्तान में सभी सीटों चुनाव लड़ रही, वो मात्र 234 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वह पार्टी है कांग्रेस। आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो ये भी बताओ। आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो? हम तो 4 तो पार की बात कर रहे हैं गठबंधन की। अरे चुनाव बीजेपी का पूछ रहे हैं, बीजेपी का पूछ रहे हैं श्याम जी, बीजेपी का पूछ रहे हैं। बीजेपी खुद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हिंदुस्तान भर भारतीय जनता पार्टी? तो कितने? कांग्रेस 350 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हम तो। ये तो हमसे 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़ रहे हैं। 234 पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस तो इस समय। और गठबंधन की स्थिति राजस्थान में देख रही है कि चुनाव नहीं गठबंधन कर लिया और टूट गया। अब जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो, 4 से 5 लगकर घूम रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था पारिक साहब, एक श्याम जी, मैं पारिक साहब मैं इसलिए कह रहा था, देखिए अगर मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा तो जो मंच सजे रहे हैं, जहां से या रैलियां निकल रही हैं या फिर चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, मैनिफेस्टो में जो आप जिक्र करेंगे उन्हीं बातों का जिक्र तो उस मंच से किया जाएगा। अगर वहां पर उनका जिक्र नहीं हो रहा तो फिर मंचों से क्या बातें रखी जा रही? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, अगर मुद्दे नहीं रखे जा रहे हैं तो सिर्फ माहौल की बात ही क्यों की जा रही है? अगर आपका मैनिफेस्टो जारी हो चुका होता तो उनका जिक्र किया जाता ना मंच से। मैं ये कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैनिफेस्टो मैंने कहा समय पर परिकल्पना के साथ और कल्पना के साथ जनता की राय के साथ जारी होगा। और जनता मैनिफेस्टो लगभग बनने को तैयार है, बन चुका है। माननीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में उसका गठन भी हो चुका है, वो बन चुका, लगभग बन चुका है। पहले चरण से पूर्व उसकी घोषणा आपके समक्ष होगी। चलिए श्याम जी, क्या आपको लगता है कि मैनिफेस्टो को समय पर जारी करना या नहीं करना ये किसी तरह से चुनाव को या फिर प्रचार को प्रभावित करता है? परिणाम पर भी किसी तरह का कोई असर डालता है? कि मैनिफेस्टो तो प्रत्याशी को तो याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो 2047 के विजन के आधार पर ला रहे हैं मैनिफेस्टो, जिसमें मोदी की गारंटी होगी और मोदी ने कहा है कि 100 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ, बड़ा काम करने वाला हूँ, वो तो कह ही चुके हैं। वो बड़े काम की घोषणा अगर संकल्प पत्र जो जारी करते हैं वो करेंगे, लेकिन देरी से क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब 118 सीटों का चुनाव 19 तारीख को मतदान होना है, अब 19 या 16 तारीख को आप या 15 16 18 को जो भी आप लाओगे, उस पहले जो चरण का मतदान होगा उसमें तो आपके घोषणा पत्र जाएगा ही नहीं। आपके लास्ट वाले में घोषणा पत्र लेके आओगे। घोषणा पत्र में ऐसी कौन सी नई चीजें ला रहे हो जिससे कि लेट लाने से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? ये तो देखिए, जिस तरह से नामांकन हो रहा था उस दिन उस वक्त आ जाना चाहिए था। कम से कम कैंडिडेट को तो घोषणा पत्र की बातें मालूम हो। कैंडिडेट तो केवल कहता है 400 पार, मोदी के हाथ पर जीत, मोदी के साथ जीतेंगे, बाकी जीत नहीं सकते। तो इसलिए कैंडिडेट को इतना कमजोर बना दिया मोदी जी ने कि मैं हूं तो वो आप कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए जो पहले चुनाव होता था, पहले कैंडिडेट को भी मजबूत रखा जाता था, प्रधानमंत्री और जो भी दल चाहता था वो बनाता था। इस बार तो प्रधानमंत्री कहेंगे जो कुछ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री है तो भाजपा है, बाकी तो भाजपा है ही नहीं। इसका मतलब इसलिए लक्ष्मीकांत पारिक जी, जो दीनदयाल जी की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की भाजपा थी, वो भाजपा नहीं। अब तो कांग्रेस का एक दल, एक आपको प्रकोष्ठ बनाना पड़ेगा, कांग्रेस प्रकोष्ठ बीजेपी। 114 लोग आपके चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें जो आप बीजेपी के कैंडिडेटों में 114 लोग तो इन्हीं के लोग, बाहर से आए हुए लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी किस प्रकार की बीजेपी बनेगी, क्या होगा मुझे नहीं पता। कॉर्पोरेट वाली बीजेपी होगी, किस प्रकार की बीजेपी होगी। हाँ, चुनाव जीत सकते हो उसमें जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है, लेकिन 400 पार की बात करना, जब आप इतनी सीटों में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो ढंग से, तो भी 400 पार कैसे जीतोगे, कैसे होगा मुझे नहीं पता। कि जिस तरह की स्थितियां बन रही है, हाँ, क्योंकि लक्ष्य बड़ा रखोगे जब ही तो सत्ता में आ पाओगे। सत्ता में आने के लिए
लक्ष्य बड़ा रखना। और आज मैं देख रहा था राजेंद्र गुड़ा जैसे व्यक्ति को इन्होंने पक्ष में करने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो शिवसेना के माध्यम से कन्वीनर हूँ, इसलिए भाजपा का समर्थन करूंगा। 2 दिन पहले शुभकरण के लिए पारिक साहब वो क्या कह रहे थे आपको भी पता है। मैंने उनको कहा भाई आपकी लाल डायरी और गांधी डायरी है कि लाल डायरी, पता ही नहीं कि लाल डायरी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि सत्ता में आ गई बीजेपी, लाल डायरी का और मैं सत्ता के बाहर। मैंने कहा आप तो सत्ता के बाहर हो। तो इसलिए देखिए आज बड़ा अलग तरह का, और पहली बार उनको लाकर राजेंद्र गुड़ा जैसे व्यक्ति को इनको अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लार्क आमेर में करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा दल है और हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि कुछ स्थिति में खराब कर सकता है, राजपूत के वोट कुछ खसका सकता है, इसलिए उसको साथ लेकर के आ रहे हैं। और अब ये तय हो गया कि लाल डायरी किसकी थी, क्यों थी, कैसी थी, क्या कारण थे, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूछा तो बड़ा वो जवाब देने में भी स्थिति में नहीं थे कि लाल डायरी थी कि गांधी डायरी थी। मैंने पूछा ये तो बता दो गांधी डायरी थी, कौन सी डायरी थी। और वो कह रहे थे मैं तो अशोक गहलोत के खिलाफ प्रचार करने जाऊंगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने मुझे बर्बाद किया, मैं जीत नहीं सका। और शिवकरण चौधरी के बारे में कहते हैं भाई अब तो मैं यहाँ प्रचार करूंगा नहीं। अब देखिए जिस प्रकार का आप किस तरह का डर लग रहा है कि मुद्दे नहीं, कोई भी हो बोलता हो तो उसको साथ रखो। और आज सीताराम अग्रवाल को भी साथ लेके आ गए, पहले और बहुतों को तो लाए हुए आप। अब देखिएगा लक्ष्मीकांत जी का नंबर कब आएगा, क्या आएगा, मुझे नहीं पता। इनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सेवा करने के लिए है। ये तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता सेवा करने के लिए, मेवा खाने के लिए तो बाहर से आएंगे लोग, और वो मेवा भी खाएंगे और गाली भी बकेंगे और चले भी जाएंगे बाद में, क्या पता। जी राजकुमार जी, गठबंधन का एक थोड़ा सा ये एक नजरिया भी सामने आ रहा है कि सबको मंच पर साझा करते हुए बिठाना पड़ता है, और उस चक्कर में कई बार 1-2 बार ऐसी तस्वीरें भी आई हैं कि जिस क्षेत्र के प्रचार के लिए, जिस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के प्रचार के लिए आप जा रहे हैं, वो बिल्कुल हाशिए पर पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन के इतने नेता बीच में आ जाते हैं कि उनकी वजह से आपको वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि वो फिर अपने आप को प्रोजेक्ट करे और कैसे अपनी बात को सामने रखे? देखिए प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पे राजस्थान में 25 में से गठबंधन किया, सीकर, नागौर और बांसवाड़ा। गठबंधन किया, पार्टी से थोड़ी सी कोई चूक हो गई। हमारे बांसवाड़ा में जो उम्मीदवार थे वो नाम वापस ले नहीं पाए, उनको पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 वर्ष के लिए। अब कांग्रेस पार्टी वहां बाप पार्टी को अपना समर्थन दे रही है, इधर हनुमान बेनीवाल जी को दे रही है, सीकर में माकपा को दे रही है। मना कर रही है, आप बाप पार्टी करिए, हमको हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो समर्थन मानते बाप पार्टी इसलिए मना कर रही है कि बाप पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ तो हमारा नॉमिनेशन वापस लेने में कुछ समय पूरा हो गया, और उस कारण से वो चुनाव चिन्ह हाथ के पे कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ रहा है। हमने मनाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मान पाए, इसलिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो अपने गठबंधन के नियम जो भी होते हैं उसके ऊपर टिकी हुई है, बाप के साथ, हनुमान बेनीवाल के साथ और माकपा के साथ। अब वो अपना धर्म निभाते हैं नहीं निभाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इतना जरूर है कि देश के अंदर हमने विपक्षी तमाम पार्टियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। और राजस्थान में श्यामजी भाई साहब भी जानते हैं, पारिक साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। 2014 में और 2019 में 25-25 सीटें आई थी इनकी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें नहीं मिलेगी, इस बात का मैं दावा आपके चैनल पे ठोक ठोक के कर सकता हूं। लक्ष्मीकांत जी से जवाब भी ले लेते हैं सवाल का। और साथ में लक्ष्मीकांत जी, आपने कहा था कि अगर ये इंडी गठबंधन का अगर मैनिफेस्टो होता तो अलग बात थी, कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो है इसलिए आप उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। तो क्या एनडीए का भी घोषणा पत्र कोई जारी होगा या सिर्फ बीजेपी का ही घोषणा पत्र जारी होगा? भाई घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी होगा, लेकिन वो आपने जैसे इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र की बात कही है, तो क्या सुन ले, लेकिन हमारे साथ सम्मानित दलों का कोई भी अलग से घोषणा पत्र जारी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने समावेशी घोषणा पत्र क्यों मांगा आपने? समावेशी सबसे राय लेकर हमने हमारा घोषणा पत्र जारी करने वाले। और जिस प्रकार की अभी बात करते हैं आप बाप पार्टी की और इसको लेकर विचार कर रहे थे, उन्होंने साफ प्रकार कर दिया गठबंधन नहीं है, ये कि निष्कासित कर दिया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सिंबल लेकर चुनाव लड़ रहा है, अब आपके तो निष्कासित कर दिया, तो सिंबल छीन के दिखाओ उससे, आपके सिंबल आप उसे ले नहीं सकते। वो कह रहा है मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला, जिसके पास सिंबल है पार्टी नियमों से ऊपर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की हो गई है। हम निर्वाचन आयोग के नियमों से बंधे हुए हैं। एक बार राजकुमार जी सुन ले, मैं बीच में नहीं बोलता, आप भी नहीं बोले, अच्छा लगेगा, क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। कांग्रेस के आला कमान को कांग्रेस के नेताओं ने उनकी बात को मानना बंद कर दिया, उनकी तहरीर देना बंद कर दिया। जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने केंद्रीय नेतृत्व को कांग्रेस का कहना है कि महेंद्रजीत सिंह कांग्रेस का कहना है कि मानवीय जी लेकर चले गए, तो राष्ट्रीय ध्वज बनने से मना कर दिया था, और कांग्रेस ने भारी अनुशासन पैदा करने का काम किसी ने किया तो माननीय गहलोत जी ने किया।
कांग्रेस का ये कहना है, इस व्यक्ति को निकम्मा और कांग्रेस का नकारा कहना है कि इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। व्यक्ति ठीक हो गया क्या सचिन पायलट? जो निकम्मा और नकारा था गहलोत जी के लिए, आज तो काम का हो गया कि नहीं हो गया? बताए कांग्रेस। और अभी मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि 25 सीटें नहीं जीत पाएगी नीचे, तो आप वो एक सीट बताएं जिसको आप जीत रहे हैं। कांग्रेस कि भाई राजकुमार जी एक सीट बता जाओ ना, नाम बता जाना। ये सीट तो मैं दावे से कहता हूँ कांग्रेस जीत ही रही है, उस सीट का नाम बता जाना। चलिए सीट को लेकर तो ना कांग्रेस दावा कर सकती है ना बीजेपी दावा कर सकती है। हम जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है। हम कहते हैं 25 माफी चाहूंगा, आप 25 नहीं जीतने वाले, तो वो एक सीट जो आप जीत रहे हो, पुख्ता तौर पर जीत रहे हो, उसका नाम नहीं पता जाना। मैं माफी चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी, चूंकि समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये बात सही है कि दावा कोई भी नहीं कर सकता, ना बीजेपी या ना कांग्रेस कर सकती है कि कौन सी सीट पर कौन जीतेगा। हालांकि बात सभी सीटों को जीतने की कही जाती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो दूसरे सहयोगी संगठन है वो भी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित तो नजर आते हैं, लेकिन गठबंधन के बाद किस तरह का उनको भाव मिलता है, मंत्रिमंडल में उनको किस तरह की जगह मिलती है, या फिर उनको सिर्फ यही मान लिया जाता है कि जीत के आप हिस्सेदार थे। बाकी हम देखेंगे बाद में क्या होना, ये वक्त बताएगा। 4 जून को परिणाम भी ये सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि इस माहौल के बीच में मुद्दों को लेकर बातों को गौण नहीं किया जाना चाहिए। मैनिफेस्टो मुद्दों का एक पूरा लेखा जोखा होता है जिसमें आप अपना विजन भी सामने रखते हैं। तो अगर आप मुद्दों की बात करते थे, यानी कि आप अपना विजन सामने रखते हैं, और अगर आप माहौल की बात करते थे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा देखकर सोचना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।